नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और मैं लेके आ गया हूं आज का द हिंदू का हिंदी अनुवाद। तो दोस्तों, आज तारीख है 7 जनवरी और मैं आज आपको कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगा द हिंदू में। और आज के पहले ही पेज पे जो खबर निकली है कि जो जीडीपी समृद्धि दर है वो धीमी होकर के 7.1% पर आ सकती है। तो दोस्तों, जो पिछले साल जीडीपी की समृद्धि दर थी वो 7.6% थी और इस बार वो 7.1% पर आ सकती है, ऐसा कहा गया है हमारे सांख्यिकी अधिकारियों के द्वारा। तो टीसीए अनंत, जो कि मुख्य सांख्यिकी अधिकारी हैं, तो उन्होंने कहा है कि ये दर घट के 7.1% पर आ सकती है, जो पिछले वर्ष 7.6% थी। हालांकि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये जो डाटा आए हैं ये सिर्फ और सिर्फ 7 महीने के हैं। यानी कि दोस्तों, ये जो डाटा हैं तो ये सिर्फ मार्च से लेकर के अक्टूबर महीने के हैं, अर्थात नवंबर यानी कि जब नोटबंदी हुई थी उसके बाद से अब तक के डाटा नहीं है। तो अंदर के पेज में, बिजनेस वाले पेज में इस पर काफ़ी चर्चा की हुई है, तो वहाँ पे मैं फिर से इस पर चर्चा करूँगा। तो यानी कि जब नोटबंदी नहीं हुई थी उसके बावजूद भी जो समृद्धि दर है, विकास दर है, वो घट करके 7.1 पे आ गई। यानी कि अगर हम पूरे साल में नोटबंदी के साथ के आंकड़ों को जोड़ें तो हो सकता है कि समृद्धि दर और कम हो जाए। तो उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अगली यहाँ पर खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने मैक्सिस के द्वारा 2G स्पेक्ट्रम बेचे जाने या हस्तांतरित किए जाने पर रोक लगा दी। तो आपको सिर्फ इतना जानना है कि 2G स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो दोस्तों, जब भी आप कोई चीज़ ब्रॉडकास्ट यानी प्रसारित करते हैं तो उसके लिए आपको एक स्पेक्ट्रम की ज़रूरत होती है, जिसके रास्ते ही आपका जो डाटा है वो ब्रॉडकास्ट यानी प्रसारित हो सकता है। ये जो पूरा स्पेक्ट्रम होता है ये केंद्र सरकार के पास होता है और केंद्र सरकार नीलामी के द्वारा इसको बेचती है। और इसी में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, जहाँ पे ये कहा गया था कि यूपीए की जो सरकार थी उसने बहुत कम कीमतों पर बहुत ज़्यादा स्पेक्ट्रम बेच दिए थे और उसके बदले में उन्होंने कोई रिश्वत वगैरह ली थी। तो आगे देखते हैं दोस्तों क्या खबर है। अगली खबर है कि आधार मस्ट फॉर ईपीएफ पेंशन स्कीम, यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ पेंशन योजना जो है उसके लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बना दिया गया है। तो ये कहा गया है कि जो ईपीएफ योजना 1995 के तहत जो कोई भी लाभार्थी हैं तो उनको या तो आधार कार्ड नंबर अब देना पड़ेगा वो लाभ लेने के लिए, या कि फिर उनको ये आवेदन देना पड़ेगा कि उन्होंने आधार कार्ड के लिए आवेदन कर दिया है और वो उनको आगे चल के मिल जाएगा। यानी कि अब आधार कार्ड लेना उनके लिए आवश्यक हो गया है। सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि जो कोई भी किसी भी सरकारी कर्मचारी की ईपीएफ बनती है तो उसमें 8.33% उस कर्मचारी की तरफ से, जबकि 1.16% सरकार की तरफ से उनको सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो ये कहा गया है कि ईपीएफ नहीं बंद होगा, लेकिन जो कोई भी आधार कार्ड नंबर नहीं देगा उसकी सरकार द्वारा 1.16% की सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। अगली खबर ये है कि एक महान कलाकार ओमपुरी अब नहीं रहे हैं। तो ओमपुरी एक बहुत महान कलाकार थे और दरअसल पे वो इस चीज़ के लिए भी जाने जाते थे कि जो भारत पाकिस्तान के बीच दुश्मनी चलती रहती है तो वो उसके खिलाफ थे। उनका कहना था कि भारत पाकिस्तान को आपस में शांति से रहना चाहिए। और जब अभी बहुत तनाव के दौर थे तब भी उन्होंने पाकिस्तान में जाकर के एक फ़िल्म की थी। हालांकि उनकी कुछ बातों को लेकर के यहाँ काफ़ी विवाद हुआ था, लेकिन मेरा जो खुद का मानना है कि ओमपुरी का कोई भी जो इरादा था वो गलत नहीं था और वो सिर्फ ये कहना चाहते थे कि भारत पाकिस्तान को आपस में झगड़े नहीं करने चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, सीधे पेज 5 में आते हैं क्योंकि बीच के पेजों में कोई खास खबर नहीं है। अगली खबर है कि हाई कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को अपने झगड़े खुद ही निपटाने चाहिए। तो हाई कोर्ट का ये कहना है कि चूंकि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही जनता ने चुना है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो बात बात पे झगड़ा करते हैं और उनका निपटारा करने के लिए हाई कोर्ट आते हैं तो जनता के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है वो उसका निर्वहन नहीं कर रहे हैं और जनता में भी सरकार के प्रति जो विश्वास होता है वो इससे कमज़ोर होगा। तो ये कहा है हाई कोर्ट ने कि इसलिए दोनों ही सरकारें अपने अपने आचरण को सुधारें और एमिकेबली यानी मित्रवत तरीके से अपने अपने विवादों का निपटारा करें। अगली खबर है कि एनजीटी ने
उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा है कि गंगा नदी के अगल बगल जो कोई भी इतना ज़्यादा कूड़ा करकट फेंका जा रहा है उस पर उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है। तो एनजीटी ने उत्तर प्रदेश की सरकार को ये कहा है कि अभी कार्तिक पूर्णिमा में जो कोई भी पूजा और मेले हुए थे उनमें काफ़ी सारा कचरा जो था गंगा और गंगा के तटों पर फेंका गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको हटाने के लिए, कचरा ना फैलाने के लिए लोगों में जागरूकता या कि ऐसी कोई व्यवस्था के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया। तो इसके लिए एनजीटी ने कहा है कि क्यों ना हम उत्तर प्रदेश सरकार पे इस बात के लिए जुर्माना लगाएं। तो हालांकि ये एक तरीके की धमकी है जो एनजीटी अक्सर लोगों को देता रहता है ताकि वो अपने उत्तरदायित्व को समझें और जो कोई भी पर्यावरण के प्रति और नदियों में प्रदूषण या वायु प्रदूषण इत्यादि के प्रति लोगों और खासकर सरकारों की जो जिम्मेदारी बनती है वो उससे उसका एहसास दिलाएं। यहाँ एक खबर है, उसके लिए पहले जान लेते हैं कि रूस्टर्स क्या होते हैं। तो जो कोई भी ऐसे मुर्गे जिन्हें कि मनोरंजन के लिए आपस में लड़ाने के लिए उपयोग किया जाता है उन मुर्गों को रूस्टर कहा जाता है। तो हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था तमिलनाडु की कि जो रूस्टर्स हैं तो जो कोई भी उन्हें लड़ाएगा तो उसको अब गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं कि अगर पुलिस को ये जानकारी मिलती है कि किसी भी घर में कोई रूस्टर है यानी भिड़ंत वाला मुर्गा है तो वो उस घर में दबिश दे करके उसको जब्त कर सकती है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रूस्टर्स की जब्ती को लेकर के दिए गए आदेश पे हम स्टे लगाते हैं, यानी कि उन्होंने उसे अभी रोक दिया है। तो होता क्या है दोस्तों कि दक्षिण भारत में अभी मकर संक्रांति यानी जो वहाँ पोंगल के नाम से मनाया जाता है तो उसके लिए वहाँ पर एक मनोरंजन का खेल होता है कई सारे गांव में जहाँ पे मुर्गों को आपस में भिड़ाया जाता है। लेकिन अभी हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि अब ना सिर्फ उनको भिड़ाने पे आपको गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि कि अगर आप उनको रखते भी हैं उस उद्देश्य के लिए तब भी आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिससे कि वहाँ के जो किसान थे वो काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस पर संज्ञान लेते हुए उस आदेश को रोक दिया। साथ ही यहाँ पे एक और खबर है अगले पेज में कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काटजू पे अवमानना की कार्यवाही बंद कर दी है। तो अपने बहुत सारे विवादित बयानों के लिए काटजू जी प्रसिद्ध रहे हैं और उनका फेसबुक पे जो पेज रहा है हालांकि काफ़ी दिनों से वो सक्रिय नहीं है और मैं भी उनसे जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन उन्होंने कई सारी ऐसी बातें कही थी जो कि लोगों को अनुचित लगी थी। जैसे कि उन्होंने सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी को ब्रिटिश और जापानी एजेंट इत्यादि करार दिया था और जो मामला था ये चूँकि वो नहीं था उसके लिए तो उनके खिलाफ संसद में निंदा प्रस्ताव पारित हुआ था। लेकिन ये जो मामला था इसमें एक सौम्या मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो कोई भी निर्णय दिया था उस निर्णय के खिलाफ इन्होंने काफ़ी बयानबाजी की थी और काफ़ी कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में कहा था जो उन्हें आपत्तिजनक लगा था। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ये सोचा कि क्यों ना इनकी एक क्लास लगाई जाए और इनको समझाया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में विभिन्न प्रकार के जो आप बातचीत कर देते हैं तो उसका क्या आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। हालांकि अब काटजू जी चुप हो गए हैं और वो ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं। एडिटोरियल के लिए मैं दोस्तों आपको फिर से कहूँगा कि ओनली आईएएस नाम का एक चैनल है, आप वहाँ जा कर के रोज़ का एडिटोरियल हिंदी में प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा एक दो और हैं, मैं उनको देख करके आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ओनली आईएएस के कमेंट सेक्शन में मैंने जा कर के अपने इस वीडियो की लिंक पोस्ट की थी जब अपने पिछले वीडियो की, तो अब उन्होंने मेरे कमेंट को ब्लॉक कर दिया है, कमेंट भी हटा दिया गया है, यानी कि मैं वहाँ जाके कमेंट नहीं कर सकता हूँ। हालांकि मेरा सिर्फ इतना प्रयास था कि जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनकी मैं ज़्यादा से ज़्यादा सहायता कर सकूँ, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको ओनली आईएएस में नहीं जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो कोई भी हिंदी माध्यम के छात्रों के बेहतरी के लिए काम कर रहा है मैं तो हमेशा उसके साथ हूँ, अब वो भले ही मुझे ब्लॉक करें या जो कुछ भी करें, तो मुझे उस बात से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अब दोस्तों बिजनेस वाले पेज पे आते हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया कि एक जो हमारे मुख्य सांख्यिकी अधिकारी टीसी आनंद हैं तो उन्होंने कहा है कि जीडीपी ग्रोथ यानी जीडीपी समृद्धि जो है तो इस वर्ष धीमी हो सकती है। तो इसके बारे में पहले ही बताया था। उन्होंने एक बात जो कही है कि हमारे यहाँ जो एक समस्या है वो ये है कि जीडीपी ग्रोथ के एस्टिमेशन यानी उसका अंदाज़ा लगाने में जो नोटों का प्रवाह है, धन की आपूर्ति है हमारी व्यवस्था में, उसका कोई भी संकेतक नहीं लिया जाता है, क्योंकि अभी तक इसकी आवश्यकता भी नहीं थी। क्योंकि जो नोटों का प्रवाह था वो हमेशा बाजार पर निर्भर था कि बाजार को जितनी आवश्यकता होती थी तो नोट उस हिसाब से बाजार में प्रवाहित होते रहते थे, और जब रिजर्व बैंक को लगता था कि बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति इत्यादि बढ़ रही है तो वो रेट बढ़ा करके नोटों को फिर से वापस खींच लेता था। हालांकि इस बार जो नोटबंदी हुई तो इसकी वजह से नोटों की अचानक से बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी मार्केट में,
तो उस पे उन्होंने कहा कि चूँकि अभी तक उसका कोई हमारे पास संकेतक नहीं होता था, इसलिए हम उस पे कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक महत्वपूर्ण आपको बात बताऊंगा कि हमारे यहाँ अरुण जेटली जब वित्त अगले बजट को रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि जो पिछले साल खर्चे हुए हैं उनका एग्जैक्ट अनुमान, एग्जैक्ट वहाँ पे वो डाटा वो रखते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब आप पढ़ेंगे बजट को तो उसे संशोधित अनुमान कहा जाता है। संशोधित अनुमान का मतलब होता है कि वो भी पूरा डाटा नहीं है, यानी कि वहाँ पे जो डाटा है तो वो भी एक तरह से अनुमानों पे ही आधारित है। तो जो एग्जैक्ट डाटा होगा इस यानी पिछले साल का 2016-17 का जो एग्जैक्ट डाटा होगा तो वो आगे चल के कब आएगा, वो 2018-19 के बजट में आएगा। यानी कि एक बार एक जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने कहा भी था, उस अर्थशास्त्री ने ये कहा था हंसते हुए कि आमतौर पे लोग भविष्य का अनुमान लगाते हैं लेकिन अर्थशास्त्र में लोग भूतकाल का भी अनुमान लगाते हैं, यानी कि जो पहले हुआ वो भी अगले 2 साल 1.5 सालों तक स्पष्ट नहीं होता कि वो वाकई में हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे उनका ये कहना है कि जो मैं पहले ही बताया आपको कि जो कोई भी उन्होंने अभी अंदाज़ा लगाया, अनुमान लगाया है तो वो सिर्फ अप्रैल से नवंबर तक के बीच का है और उसमें नोटबंदी के प्रभाव का कोई भी अनुमान नहीं है। हालांकि वो फिर भी उसके बावजूद भी कितना है, वो 7.1 है। हालांकि यहाँ पे जो क्रिसिल है तो क्रिसिल ने कहा है कि ये जो अनुमान है तो ये ठीक नहीं है। उसके अलावा कुछ और एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये जो अनुमान है ये काफ़ी ज़्यादा है, हो सकता है कि ये और भी ज़्यादा कम हो वृद्धि दर। अगली खबर ये है कि सरकार ने ये कहा है कि इस बार वो 1 जनवरी को 1 फरवरी को बजट पेश करेगी। तो इस बात को लेकर के विपक्ष ने एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है इसलिए कुछ लोक लुभावन योजनाओं के द्वारा हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों को प्रभावित किया जाए, इसलिए जो बजट है तो उसको टाला जाए, उसे मुलतवी किया जाए, उसे 28 फरवरी को ही होने दिया जाए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपकी याचिका हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि जो बजट है तो वो सरकार पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से अपने सहूलियत के अनुसार बजट को रखना चाहती है। यहाँ एक छोटी सी खबर है, अलबद्र का एक जिहादी मिलिटेंट जो है तो मारा गया है। तो अलबद्र कश्मीर में सक्रिय एक अलगाववादी आतंकवादी संगठन है। और यहाँ पर एक बहुत हंसी वाली खबर है कि यहाँ पर पाकिस्तान ने कहा है स्टॉप इंडिया फ्रॉम फ्यूलिंग टेरर पाक अर्स यूएन, यानी कि यूनाइटेड नेशन से पाकिस्तान ने ये विनती की है कि भारत जो आतंकवाद को ईंधन पहुंचा रहा है उसको रोके। तो ये तो उल्टी बात हुई कि आतंकवाद को खुद पाकिस्तान ईंधन पहुंचाता है और वो कहता है कि भारत को रोके, अजीब बात है। अगले पेज में देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडिया लैक्स प्लान फॉर ग्लोबल रेस्क्यू, यानी कि अगर वैश्विक बचाव की बात की जाए तो भारत के पास उसके लिए योजनाओं की कमी है। यहाँ पर ये कहा गया है कि ग्लोबल इवैक्यूएशन प्लान, यानी कि अर्थात कहीं पर अगर बाहर कोई समस्या खड़ी होती है, जैसे कि यमन में अभी समस्या आ गई थी, वहाँ पे इंटरनल क्राइसिस हो गई थी, तो आंतरिक समस्या खड़ी हो गई थी, तो वहाँ से बहुत से भारतीयों को वापस निकालना पड़ा था। तो ये कहा गया है कि जैसे कि यूएस यूके और नाटो ने मिल करके अपना एक एनईओ डॉक्ट्रिन यानी एनईओ सिद्धांत बनाया है और उस हिसाब से वो हमेशा इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि अगर कोई भी ऐसी समस्या किसी देश में आती है तो वो अपने लोगों को वहाँ से कैसे बाहर निकालेंगे। यहाँ तक कि जो प्रगतिशील देश यानी कि विकासशील देश ब्राज़ील है तो उसने भी इस तरह का अपना एक एसओपी बना लिया है। लेकिन भारत के बारे में कहा गया है कि भारत ने अभी तक ऐसा कुछ भी काम नहीं किया है और समस्या के सामने आ जाने पर फिर वो सोचता है कि वो क्या करे। भारत के पास ये कहा गया है कि अपने लोगों को विदेशों से निकालने के लिए सिर्फ काम चलाओ और कुछ ऐसी ही सामान्य रणनीतियां हैं जो कि भारत की जितनी जनसंख्या बाहर रहती है, यानी कहा जाता है कि तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख लोग भारत के बाहर रहते हैं और हर साल तकरीबन 2 करोड़ भारतीय बाहर विदेशों में घूमने जाते हैं विभिन्न कार्यों के लिए। तो ऐसे में जितनी भारतीय लोग बाहर जाते हैं या बाहर रहते हैं उनको बचाने के लिए भारतीयों की जो भी है व्यवस्था वो बहुत ही कम है। बाईं ओर एक छोटी सी खबर है कि नक्सलियों की मौत में 160% की वृद्धि दर्शाई गई है। तो उसे यहाँ पे ज़्यादा जाने लायक कुछ नहीं है कि जब कहीं पर भी लिखा हो इतने फीसद तो आप उसमें 100 का भाग दे दीजिए तो उतने गुना हो जाता है। सिर्फ ये बताते हैं 160% मतलब कि 1.6 गुना। अगर कोई कहे 200% यानी कि 2 जीरो हटा दीजिए 2 गुना, 300% यानी 2 जीरो हटा दीजिए 3 गुना। तो जितने भी फीसद की वृद्धि होती है तो उसमें आप 100 का भाग दे दीजिए तो उतने ही गुने की वृद्धि के बराबर होती है।
यहाँ पे लिखा हुआ है कि आरबीआई नेपाल के बैंक को, राष्ट्रीय बैंक को 1 बिलियन यानी 1 अरब रुपए के 100 के नोट देगा। तो दोस्तों जो नेपाल राष्ट्र बैंक है तो नेपाल का केंद्रीय बैंक है, जैसे कि हमारा आरबीआई। तो ये कहा गया है कि नेपाल में अभी भारतीय नोटबंदी की वजह से जो समस्या आ गई है तो उसे दूर करने के लिए आरबीआई नेपाल को 1 अरब रुपए 100 के नोटों में देगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि नेपाल में भारतीय मुद्रा काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, खास करके जो सरहदी इलाके यानी भारत नेपाल के बीच की जो सीमा है, सीमाई इलाकों में बहुत ज़्यादा मुद्रा का उपयोग किया जाता है। जो भारत अंतर्राष्ट्रीय पेज में खबर है कि जो खुफिया विभागों के प्रमुख हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का सामना किया, यानी कि उनके खिलाफ हुए हैं। तो अभी ये था कि वो एक बात के लिए अभी एकदम तैयार हो गए थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कोई भी खुफिया विभाग की सूचनाओं को लेकर के अविश्वसनीयता जताई है और ये कहा है कि खुफिया विभाग की सूचनाएं जो हैं तो वो विश्वसनीय नहीं हैं, तो उस बात को लेकर के वो नाराज़ है। उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप उनके आगे चल के बनने वाले बॉस हैं, अगर वही इस तरीके की बात करेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे, जब वही हमारा विश्वास नहीं करेंगे तो फिर ये ऐसे कैसे चलेगा। तो ये थोड़ा ही अजीब बात है, क्योंकि आमतौर पे किसी भी देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो होता है तो वो अपनी खुफिया एजेंसियों पर बहुत भरोसा करता है, लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है वो एकदम उल्टा है। ये मामला हिलेरी क्लिंटन के चुनाव से जुड़ा है, तो उसके बारे में कभी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो क्या मुद्दा है। यहाँ पे है कि चाइना कोड ऑन अ थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी कि चीन जो है वो अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर ले सकता है। चीन के पास अभी वर्तमान में सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर वो जहाज़ होता है जिस जहाज़ के ऊपर बहुत सारे लड़ाकू विमानों को समुंदर में ही चढ़ाया और उतारा जा सकता है, यानी कि एक बहुत बड़ा जहाज़ होता है जिसके ऊपर एक पूरी हवाई पट्टी बनी होती है और वहीं से विमान जो हैं, लड़ाकू विमान, वो चढ़ते और उतरते हैं और वहीं पे अपना ईंधन वगैरह भी भरते रहते हैं। तो चूँकि अभी चीन के पास एक है, उसका दूसरा अभी बन रहा है और वो सोच रहा है कि तीसरा भी रखे। भारत के पास सिर्फ एक है जिसका नाम है विक्रांत। अगला है रशिया बिगिंस मिलिट्री ड्रॉडाउन इन सीरिया, यानी कि रूस ने अपनी मिलिट्री को सीरिया से बाहर निकालना शुरू कर दिया है। तो अभी जो शांति वार्ताएं चल रही हैं तो उस बात के लिए रूस ने कहा था कि हम जो रूसी सेना है उसको बाहर निकालेंगे ताकि विद्रोहियों पर वो हमले ना करें, और विद्रोही भी इस बात के लिए वे आश्वस्त हो जाएं कि अब रूस की सेना उन पर हमला नहीं करेगी। ये इसलिए किया गया है ताकि जो विद्रोही हैं वो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में असद और विद्रोहियों के बीच जो बातचीत होने वाली है उससे मुकर ना जाएं, और अगर वो मुकर जाते हैं तो जो 3 साल से युद्ध चल रहा है वो फिर से आगे दोबारा चालू हो जाएगा, और कोई नहीं चाहता कि वो युद्ध फिर से चालू हो। यहाँ एक नाम आया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे। तो इस तरह की कुछ 2-3 कोर्ट है, मैं आपको नाम बताता हूँ। एक है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी, और एक है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी पीसीए। तो दोस्तों जो आईसीसी होती है तो वो जो दुनिया मतलब कि विश्व स्तरीय अपराधी होते हैं, जैसे किसी भी देश का राष्ट्रपति है उसने अपने देश के लोगों पर कुछ अत्याचार वगैरह किया, खासकर अफ्रीकी देश के जो राष्ट्रपति हैं तो उन पे अक्सर वो मुकदमा वगैरह चलाती रहती है। और अभी उसने कहा था कि महिंदा राजपक्षे ने वहाँ पे श्रीलंकाई तमिलों पे जो किए थे अत्याचार, तो उसके लिए उन पर भी आईसीसी एक मुकदमा चलाने वाली थी, हालांकि वो अभी पूरी तरह से चल नहीं पाया है। और जो पीसीए होती है तो अभी जो चीन के खिलाफ दक्षिण चीन सागर में चीन के दावे को खारिज करते हुए एक आदेश दिया था, तो वो पीसीए ने यानी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने दिया था। तो इन तीनों कोर्ट्स के बारे में आपको अच्छे से जानना चाहिए, कोई भी कोर्ट के बारे में पूछा जा सकता है। एक छोटी खबर यहाँ पे ये दी हुई है कि सऊदी अरब की औरतों ने एक वीडियो बनाया है जहाँ पर उन्होंने उनके ऊपर लगने वाले प्रतिबंधों को लताड़ लगाई है। तो वहाँ पे उन्होंने एक वीडियो बना के उसमें कुछ गाने गाए, मे ऑल मैन सिंक इनटू ऑब्लिवियन, यानी कि सारे पुरुष जो हैं मूर्छा में डूब जाएं, और इफ़ ओनली गॉड वुड रिड अस ऑफ मैन, यानी कि खुदा ही हमें पुरुषों से बचाएगा। तो इस तरह की कुछ बातें उन्होंने की हैं। हालांकि भारत में भी एक तृप्ति देसाई हैं जो कि महिला ब्रिगेड चलाती हैं और वो इस तरीके से महिला अधिकारों के बारे में बात करती रहती हैं। और अभी उन्होंने सबरीमाला मंदिर में घुसने का प्रयास किया था तो उनको रोक लिया गया था। बिजनेस पेज पे आते हैं। बिजनेस पेज पे खबर है सेंटर क्लियर्स 26% स्ट्रेटेजिक सेल इन बीईएमएल। तो जो बीईएमएल है तो भारत के रक्षा सामग्रियों को बनाने वाली एक कंपनी है और एक सरकारी कंपनी है। तो मैं आपको बता दूं कि जब कोई सरकारी कंपनी बहुत अच्छी नहीं चल रही होती या उसका विस्तार करना होता है तो पैसे जुटाने के लिए केंद्र सरकार उस सरकारी कंपनी के कुछ शेयर्स को बेच देती है, और इसे कहते हैं विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट।
तो 26% शेयर बेचने के बाद सरकार को 1,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिससे कि वो BEML में कुछ सुधार लाएगी और उसमें कुछ नई आधुनिक चीज़ें जो आ गई हैं तो वो उनको लगाएगी। अगली खबर है SBI HDFC बैंक इस पावर ओवर एम वॉलेट फ़ी, यानी कि मोबाइल वॉलेट की फ़ीस को लेकर के SBI और HDFC में एक झगड़ा हुआ है। झगड़ा ये है कि अगर आप HDFC बैंक के अकाउंट से SBI के वॉलेट में अपना पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो SBI को जितना पैसा उस सेवा के लिए HDFC को देना चाहिए वो SBI नहीं दे रहा है। तो HDFC ने कहा है कि ऐसे हम उनकी सेवा बंद कर दिए हैं और जब तक मामला सलट नहीं जाता है ये सेवा नहीं चालू होगी। अगला ये है रुपी टू डिक्लाइन टू रिकॉर्ड लो दिस ईयर, राइटर पोल्स। तो राइटर एक न्यूज़ एजेंसी है, दुनिया की बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहिए। तो उसने ये कहा है कि चूंकि US डॉलर की मांग जो है लगातार बढ़ती जा रही है रुपए के मुकाबले, और साथ ही यहाँ पर ये कहा गया है कि जो वैश्विक बॉन्ड हैं उनके लगातार बढ़ोतरी की वजह से और साथ ही नोटबंदी की वजह से कुछ ऐसे हुए हैं वाक़यात कि जिसकी वजह से जो रुपए है तो उसके दाम लगातार डॉलर के मुकाबले गिरते जा रहे हैं। तो ये सब कैसे होता है दोस्तों, वो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो आगे बना करके समझा दूंगा। अगला है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में जो कोई भी छूट दी जा रही थी अब उसके मानदंडों को कठोर कर दिया जाएगा। तो आपको सिर्फ ये जानना है कि एनसिप्स क्या है। तो कोई भी जो देश होता है तो अपने देश में किसी भी प्रकार के व्यापार या उद्योग की प्रगति के लिए उस पर विशेष प्रकार की छूट प्रदान करता है ताकि बाहर से लोग यहाँ पर काफ़ी इन्वेस्ट करें और जो देश के भी घरेलू इन्वेस्टर हैं वो पैसा यहाँ पे निवेश करके उन उद्योगों को खोलें। चूँकि इसमें विशेष प्रकार की कुछ सब्सिडी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है जिससे कि जो उद्योग के क्षेत्र के बड़े बड़े लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भारत में उस देश में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। लेकिन अभी उसने कहा है कि जो है तो उसके लिए जो कोई भी शॉप्स यानी छोटे हैं वो उनको बंद करेगा या उस पर कठोर नियम बनाएगा। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जिंक उत्पादक है तो उसको राजस्थान के जावर में पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा खदान खोलने की इजाज़त मिल गई है। तो सिर्फ कि जो HZL है यानी HZL है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, तो उसको जावर में खदान खोदने की अनुमति मिल गई है। अगली छोटी सी खबर है कि ट्राई ने कहा है कि वो टैरिफ के नियम और नंबरिंग की योजनाओं को थोड़ा सा बदलेगा। तो ट्राई ने बाकी टेलीकॉम ऑपरेटरों के कुछ प्रतिनिधियों के साथ मिलकर के ये कहा है कि आगे चल के हम कुल 5 विषयों पर कुछ मुद्दों को बदलना चाहते हैं, कुछ नियमों को बदलना चाहते हैं, क्योंकि पहले की अपेक्षा वो जो नियम है वो समय आ चुका है कि बदले जाएँ। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इंडिया कजाकिस्तान एग्री टू एमेंड टैक्स ट्रीटी। तो भारत और कजाकिस्तान ने कहा है कि जो दोहरा कराधान होता है यानी कि ऐसा कराधान जिसमें कि भारत और कजाकिस्तान दोनों में ही टैक्स देना पड़ता है, व्यापार को हतोत्साहित करता है, तो उसको समाप्त करने के लिए अब उन्होंने एक अभी ट्रीटी की है। और साथ में ये भी कहा है कि जो इस ट्रीटी का गलत उपयोग करके पनामा पेपर जैसे काम करने का प्रयास करेंगे तो उनके संबंध में सूचनाओं का वो आदान प्रदान करेंगे ताकि इस तरीके के जो घपलेबाज हैं वो पकड़ में आ सकें। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो प्लांटेशन लेबर एक्ट यानी कि रोपण मजदूर अधिनियम को बदलेगा। 1951 में एक रोपण मजदूर अधिनियम बना था जिसमें कि ये कहा गया था कि जो रोपण के मजदूर होंगे तो उनके राशन के लिए, रहने के लिए, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, लकड़ी जलाने के लिए और उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो उनके मालिक हैं वही पैसा देंगे। हालांकि मालिकों का ये कहना था कि इस वजह से हमारे पास कुछ खास बचता नहीं है। तो एक मुद्दा जो गहराया था वो ये गहराया था कि मालिक जो थे वो मिनिमम वेज यानी न्यूनतम मजदूरी इन मजदूरों को नहीं दे रहे थे। पूछने पर कहते थे कि चूंकि हम पहले से ही इतना कुछ उनको सुविधाएं दे देते हैं कि ज़्यादा उनको पैसा नहीं दे सकते, इसलिए जो मिनिमम वेज जो न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिल रही थी। इस बात के लिए 2014 में निर्मला सीतारमन जो हैं, जो कि वाणिज्य मंत्री हैं, तो वो उस बात के लिए उन पर नाराज़ भी हो गई थी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी ये बात उठी थी कि जो PLA अधिनियम है 1951 का उसमें कुछ परिवर्तन किया जाए। तो ये कहा गया है कि उसमें कुछ परिवर्तन किए जाएंगे और हो सकता है कि उनको जो सुविधाएं मिलती हैं उसमें सरकार कुछ सब्सिडी दे। तो अब देखते हैं कि इसमें आगे चल के क्या होता है, क्योंकि इसमें जो रिकमेंडेशंस की गई हैं वो रिकमेंडेशंस यही हैं कि जो उनकी सुविधाएं हैं तो उस सुविधाओं को कम कर दिया जाए या बंद कर दिया जाए, जो कि बगान मालिक कह रहे हैं।
और उस सुविधा के बदले में उनको पैसा दे दिया जाए कि अब सुविधाएं नहीं मिलेंगी, आपको पैसा मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो मिनिमम वेज होता है वो वेज होता है जो कि आपको किसी को देना परमावश्यक होता है। अगर आप नहीं देते हैं तो आप उस मिनिमम वेज के कानून का उल्लंघन कर रहे होते हैं और आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो यहाँ पर यही मुद्दा उछला था। यहाँ पे कहा गया है कि लंदन ब्रिजेस एनुअल एयर पोल्यूशन लिमिट्स इन जस्ट 5 days, यानी कि वार्षिक वायु प्रदूषण की सीमा को लंदन ने सिर्फ 5 दिनों में ही पार कर लिया है। तो यहाँ पे एक उन्होंने कानून बनाया था कि 200 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ज़्यादा का जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है वो साल में 18 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कहना है कि साल में 18 बार छोड़िए, यहाँ पे साल के शुरू के 5 दिन में ही 18 बार पार कर चुका है। तो दोस्तों जो प्रदूषण की समस्या है तो सिर्फ भारत में ही नहीं है, बाहर भी है, हालांकि उतनी नहीं है जितनी हमारे यहाँ है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वास्ट टाइगर वाज पोइज्ड टू ब्रेक ऑफ अंटार्कटिका से साइंटिस्ट, यानी वैज्ञानिकों ने कहा है कि एक बहुत बड़ा जो आइसबर्ग है, यानी कि जो बहुत बड़ी एक बर्फ़ की चट्टान है, तो अंटार्कटिका से टूटने वाली है। तो आप पहले इसका नाम जानिए कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है लार्सन सी आइस शेल्फ, यानी लार्सन सी बर्फ़ चादर। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि इसका जो क्षेत्रफल है तो काफ़ी बड़ा है और ये यूएस के डेलावेयर राज्य के बराबर है। और उनका ये कहना है कि अगर ऐसा लगातार होता रहा, यानी कि जो आइस शीट हैं लगातार वो टूट करके अलग होती रहें, तो जो भीतरी इलाके यानी कि अंदरूनी इलाके हैं अंटार्कटिका के, वहाँ से जो ग्लेशियर निकलते हैं वो बहुत तेज़ी से फिसल करके समुद्रों में गिरते जाएंगे, जिससे कि अंटार्कटिका की जो बर्फ़ है वो लगातार कम होती जाएगी। यहाँ पे एक खबर है कि डबल डिलाइट फ्रॉम इंडियन टेलीस्कोप डाटा। तो टेलीस्कोप बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। 2 टेलीस्कोप पहले पूछे जा चुके हैं। 2015 में एक आइस क्यूब टेलीस्कोप के बारे में पूछा गया था, बहुत लोगों से नहीं बना था, इसलिए सारे टेलीस्कोप आप देखते रहिए। तो यहाँ पे एक टेलीस्कोप है जिसका नाम है GMRT, जो कि भारतीय टेलीस्कोप है, और एक नासा के टेलीस्कोप है जिसका नाम है चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी। तो ये एक तरीके का ऑब्जर्वेटरी जो है, तो ये टेलीस्कोप के साथ इसको हिंदी का क्या नाम है वो आपको मैं आगे चल के बताऊंगा, या कि मैं 1 मिनट पॉज करके बताता हूँ। ऑब्जर्वेटरी को हिंदी में कहते हैं वेधशाला। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि इससे कुछ अभी चीज़ें मिली हैं। तो वैज्ञानिकों ने कहा है कि हम उस बात को जान गए हैं कि जब कोई भी ब्लैक होल होता है तो उससे जो बहुत सारा पदार्थ बाहर निकलता है। तो जब दो गैलेक्सी क्लस्टर हैं कि जब दो आकाशगंगाओं के क्लस्टर आपस में भिड़ते हैं तो वो किस प्रकार से एक हो जाता है। तो ऐसी कुछ बात है, हालांकि ये अंतरिक्ष विज्ञान की बात है तो बहुत गहराई में तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, हालांकि आप थोड़ा बहुत इसके बारे में जान सकते हैं। यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि गूगल एक्सपेरिमेंट्स विथ वर्चुअल रियल आर्ट। तो वर्चुअल रियलिटी क्या होती है मैं आपको बताऊं, उसका अर्थ होता है आभासी वास्तविकता, यानी कि अगर कोई आभासी चीज़ आपको दिखाई जाए लेकिन वो वास्तविक जैसी लगे तो उसको वर्चुअल रियलिटी कहा जाता है। तो ऐसी आभासी वास्तविकता जो है, तो आमतौर पे आपने अगर 3D फिल्म कभी मल्टीप्लेक्स में जाके देखी होगी तो आपको लगा होगा कि ये कुछ अगल बगल घट रहा है, जो कि दरअसल पे आभासी था। तो इसलिए आगे चल के बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आएंगी और उस पर काफ़ी काम चल रहा है, तो उससे वर्चुअल रियलिटी आपको और भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो गूगल के वही एक्सपेरिमेंट के बारे में यहाँ पे छपा था। तो दोस्तों आज का कैसा लगा आपको द हिंदू का हिंदी अनुवाद, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। हालांकि आज थोड़ा सा लेट हो गया है, 11:59 हो चुके हैं, हो सकता है कि 12:30 बजे तक आपको मिले रात को, लेकिन फिर भी मैं अपना प्रयास जारी रखता हूँ। हालांकि अन अकेडमी जो रोमन सैनी जी का चैनल है, तो मैं देखता हूँ कि वो तो अंग्रेजी में ही कई बार बहुत लेट कर देते हैं, तो यहाँ पे हिंदी में बनाने में और उनसे ज़्यादा मैं खबरें कवर कर रहा हूँ, तो वो सब करने में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाता है। तो दोस्तों कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।